नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम कठोर टिप्पणी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है। आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। एक मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने ईडी को लेकर यह बेहद सख्त टिप्पणी की है। अब इस टिप्पणी के बाद कुछ बोलने को बचता है। ईडी जैसी बड़ी संवैधानिक संस्था को ऐसी फजीहत करने पर मजबूर हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या इससे ज्यादा फजीहत किसी संस्था की हो सकती है? जो विपक्ष पिछले 11 साल से लगातार कह रहा है, सीजीआई वही बात नहीं कह रहे हैं। सीजीआई अपने आप को रोक रहे हैं, उसके बावजूद बहुत कुछ बोल गए। ये काफी नहीं है ये बताने के लिए कि विपक्ष सही में जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। किस तरह से विपक्ष को दबाने के लिए इस एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह की टिप्पणियां कई बार इलेक्शन कमीशन को लेकर भी हुई हैं। जब इलेक्शन कमीशन और ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों को लेकर अदालत और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतनी सख्त टिप्पणियां करने को मजबूर होना पड़े, तो फिर इस देश में जब लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो फिर लोग किसका मुंह देखें, किसको ताकें, किससे उम्मीद करें कि जो होगा सही होगा, ईमानदारी से होगा। 11 साल से लगातार बड़े बड़े विद्वान आदमी, बड़े बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर, बड़े बड़े पत्रकार एक बात बहुत जोर शोर से कहते हैं कि मोदी जी की कामयाबी के पीछे एक वजह यह भी है कि विपक्ष नकारा है, विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये वो कहते हैं जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं। ये जो सीजीआई की टिप्पणी है, ये उन लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा है। विपक्ष कैसे मजबूत हो ये बताइए मुझे, जब ईडी और इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाएं सरकार के एजेंट के रूप में काम करें। सबको मालूम है कि लोकसभा चुनाव 2024 में 162 सीट जेन्युइन बीजेपी की आ रही थी। कैसे वो 240 तक पहुंची? बमुश्किल सरकार बनी। फिर ब्लेम विपक्ष पे कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष कैसे कमजोर है, कोई मुझे यह समझाए। बोलने वाले सब बोलते हैं विपक्ष कमजोर है इसलिए मोदी जी मजबूत हैं। विपक्ष कमजोर कैसे हैं मुझे यह बताइए। मैं कहता हूं विपक्ष मोदी से, बीजेपी से कहीं ज्यादा मजबूत है। इतनी ऑड सिचुएशन होने के बावजूद, सब चीजें आपके विरुद्ध होने के बावजूद, एजेंसीज आपके खिलाफ काम कर रही है, उसके बावजूद अगर बीजेपी 162 सीट तक सिमट जाती है तो इससे मजबूत विपक्ष और क्या चाहिए। चुनाव में जो किया उसके बाद 240 पर पहुंचे और बीजेपी विपक्ष 235 पे पहुंचता है, तो यह विपक्ष कमजोर है कि बीजेपी कमजोर है? अरे सत्ता में जो आता है भाई साहब, सत्ता जिसके पास होती है, कुर्सी जिसके पास होती है ना, उसके पास सब कुछ होता है। सत्ता कांग्रेस के पास भी रही, सत्ता दूसरी पार्टी के पास भी रही, बीजेपी के पास भी रही, पहले गठबंधन सरकारें भी रही, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से मीडिया, इलेक्शन कमीशन, ईडी, इन एजेंसीज को इस्तेमाल नहीं किया था। अगर ये एजेंसीज का इस्तेमाल जैसे आज हो रहा है, यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह सरकार ने अगर ऐसा इस्तेमाल किया होता, तो आप जरा ईमानदारी से, ये जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि एजेंसीज का इस्तेमाल अगर वैसा किया होता तो क्या मोदी जी और अमित शाह देश की राजनीति तो छोड़िए, गुजरात की राजनीति में भी अभी आपको दिखते? इनके जो मामले थे उस वक्त, बहुत आसान था यूपीए सरकार के लिए कि आए दिन जेल में रखते, गिरफ्तार करना, सब कुछ करना, बड़े बड़े मामले थे। लेकिन उन सरकारों ने एक
भ्रष्टाचार या जो मर्जी किया हो, लेकिन एक सिद्धांत हमेशा उन्होंने अपनाया कि इन एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल नहीं करना है, वरना लोगों का विश्वास सरकारों पर उठ जाएगा। नतीजा खुद भुगता उन्होंने। नतीजा ये कि खुद के ही सारे स्कैम बाहर आए, अन्ना आंदोलन जैसी चीज हो गई और सत्ता से बाहर हो गए। बाद में सारे जो घपले थे सब झूठ निकले। कोल 2G और कॉमनवेल्थ स्कैम, सारे स्कैम में किसी को कुछ सजा नहीं हुई। सोचिए जरा, बुद्धिजीवियों जरा सोचिए, मनमोहन सिंह अगर करते तो क्या होता इस देश में। आज जिस मोदी जी को आप मजबूत मोदी जी कह रहे हैं, वो मोदी जी शायद इस देश की राजनीति से अब तक निकल गए होते। बेशक गुजरात में बीजेपी की सरकार होती, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और ही होता। आज इन सब चीज़ों का बेजा इस्तेमाल होने के बावजूद मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी का काम करा। सबसे बड़ा हथियार इस टाइम मोदी जी का मीडिया है, फिर ईडी, फिर इलेक्शन कमीशन, हर चीज़ तो मोदी जी अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। उसके बावजूद अगर विपक्ष 234 सीट ले लेता है, फिर विपक्ष कमज़ोर कैसे है मुझे बताइए। अगर विपक्ष के सवालों के डर से प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं तो विपक्ष कमजोर कैसे हुआ। विपक्ष सवाल पूछने के लिए खड़ा होता है, विपक्ष हर सवाल का जवाब देता है, फिर विपक्ष कमजोर कैसे हुआ। नाकामी सरकार की होती है, 11 साल से सरकार एक पार्टी की है, सवाल आज भी विपक्ष से पूछे जाते हैं, फिर विपक्ष कमजोर कैसे हुआ। विपक्ष के नेता देश को एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल नापते हैं। विपक्ष के नेता अयोध्या में हरा देते हैं मोदी जी को, जहां राम मंदिर बनाया जाता है और जो सबसे बड़ा मुद्दा आरएसएस का और बीजेपी का रहा है, उसके बावजूद बीजेपी को हरा देते हैं, तो विपक्ष कमजोर कैसे हुआ। मुझे कोई इस सवाल का ये बुद्धिजीवी जवाब दे दे। चीफ जस्टिस गवई ने जो ईडी को लेकर टिप्पणी की है, वो सिर्फ ईडी नहीं है, उस ऐसी सभी संस्थाओं पर लागू होती है। वो कह रहे हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। अगर सीजीआई कह रहे हैं मेरा मुंह मत खुलवाइए, तो भाई विपक्ष तो कहीं ज्यादा कमजोर है, विपक्ष तो मजबूर है। भाई आदमी जितना ही बड़ा सॉलिड सीने वाला क्यों ना हो, 56 इंच का ही सीना क्यों ना हो, लेकिन किसी झूठे केस में, झूठे मामलों में परिवार को लपेटा जाएगा तो परिवार को लेकर बड़े से बड़ा महापुरुष भी कमजोर पड़ जाता है। बड़े से बड़ा महापुरुष पिघल जाता है, बड़े से बड़ा महापुरुष झुकने को मजबूर हो जाता है जब बात परिवार की आती है। फिर कहते हैं कि विपक्ष कमजोर है, मोदी जी की ताकत विपक्ष कमजोर है। मोदी जी की ताकत कमजोर विपक्ष नहीं है, मोदी जी की ताकत ये संस्थान है, ये संस्थाएं हैं, और विपक्ष की ताकत है मोदी जी का उन पर डिपेंडेंट होना। राहुल गांधी ने कितनी बार कहा, याद है ना, वो राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो एजेंसीज के ऑफिसर हैं, याद रखें सरकार बदलेगी और जिस दिन बदलेगी उस दिन हिसाब बराबर किया जाएगा, बराबर हिसाब लिया जाएगा। ये लोग ये चीज नहीं समझ रहे। जो बिहार में SIR हो रहा है इस वक्त, मैंने आपको बताया था कि क्यों अजीत अंजुम पे FIR हुई, क्यों चीज़ों को दबाया जा रहा है। वो इसलिए कि इन सब चीज़ों को लेकर, चाहे वो ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CBI हो, चाहे यहाँ तक कि मीडिया संस्थान भी हो, अब अंदर एक जो है ना उबाल आ रहा है। IAS IPS जो है आपस में जो है वो उनमें उबाल आ रहा है, क्योंकि जूनियर जो IPS है, जिनका करियर अभी शुरू हुआ है, जो 4-5 साल 6 साल हुए जिनको नौकरी लगे हुए, वो ये बात समझने लगे हैं, वो ये बात कहने लगे हैं कि जो हमारे बॉसेज ऊपर बैठ के ये सब काम करवा रहे हैं ये गलत है। क्योंकि वो लोग तो चले जाएंगे, जब को सरकार बदलेगी वो लोग तो कोई रिटायर हो जाएगा, कोई सेंट्रल डेपुटेशन पे चल जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, उनका करियर तकरीबन खत्म है। लेकिन जिनका भी 5-6 साल हुए नौकरी करते हुए, उन्हें तो आगे जिंदगी में बढ़ना है, उन्हें तो अभी 20-22 साल 25 साल नौकरी करनी है। तब जब सरकार बदलेगी तो निशाने पे ये लोग आएंगे। और ये बात बड़ी जेन्युइन बात है।
क्योंकि जो सीनियर आईएएस ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर जो हैं, ये तो सत्ता को खुश करने के लिए एसी रूम में बैठ के डिसीजन करते हैं। इंप्लीमेंट तो जूनियर ऑफिसर्स को करना पड़ता है। निशाने पे जूनियर ऑफिसर्स आते हैं। आपने देखा होगा कल भी सोशल मीडिया पे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के डीएम और एसपी को देखा होगा हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। जब सत्ता बदलेगी तो सवाल जो अगली सरकार वो इनसे पूछेगी ना, जबकि जानते हैं कि ये इनका डिसीजन नहीं है, इन्होंने अब खुद के फैसला नहीं लिया होगा, फैसला ऊपर से आया होगा कि आपको ये करना है, लेकिन कैमरे पर दिख ये रहे हैं तो जवाब इनको देना होगा। तो ये एक डिवीजन जो है ना विद इन ये ऑफिसर्स लॉबी भी हो रही है, और ये उबाल बहुत जल्द बड़ा उबाल लेगा। दरअसल एक सीनियर पत्रकार हैं राजू पारुगल, मुंबई वाले, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। उनकी एक बात से मुझे बहुत सही लगा। उन्होंने कहा कि किसी एक चिंगारी की ज़रूरत है। इस वक्त देश उस पोजीशन पे पहुंच गया है कि कोई एक ऐसा चिंगारी होने की ज़रूरत है, और ये देश सत्ता उखाड़ फेंकेगा। विपक्ष नहीं फेंकेगा, या विपक्ष नहीं, जनता खुद अपने हाथ में चीज़ें लेगी, जनता खुद सरकार बदलेगी। अब वो तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है, इतना तो मेरे भी सूत्र बताते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स लॉबी है, पुलिस की हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, डिवीजन बहुत सॉलिड हो गया है आपस में। और जब पॉलिसी मेकर्स के बीच में खाई बन जाए ना, तो नुकसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होता, नुकसान स्टेट को, नेशन को होता है। बस सबसे बड़ा खतरा यही है। नमस्कार।